हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका हम युवाओं ने सपना देखा था, वो आज साकार होने वाला है। क्योंकि कल शाम को ही आपका एक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ट्विटर पर ट्वीट किया गया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो युवा आपके ओवर एज हो गए थे उनके लिए 3 साल की छूट मिलेगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की। ठीक है, आज की क्लास में आपको पता है हमेशा की तरह हम इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की एक इम्पोर्टेंट क्लास है और यूपी पुलिस में आपके 60,244 जो पदों पर भर्ती है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास देखने वाले हैं। आज की ये जो क्लास रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। 27 तारीख पहला महीना और 2019 को जो पेपर था 2018 की वैकेंसी का, उसका आज हम दोस्तों संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा और आपके जो वर्दी का आपके जुनून है, ठीक है, उसके लिए आज इस क्लास को इस तरह की निरंतर प्रैक्टिस सेट को हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक जो अपनी पिछली क्लासेस हुई हैं हमने शुरुआत में आप लोगों से कभी नहीं कहा है कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आप लोग एक बार इस क्लास को अपने 2-3 मित्रों में शेयर कीजिए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ाएंगे जो कि प्रॉपर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट अब चाहेंगे कि पीडीएफ से सर पढ़ना है, तो पीडीएफ के लिए मैंने बताया है कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है डीएस सर ऑफिशियल नाम से। यहाँ पर 217 या 18 के अराउंड सदस्य हैं और हम यहाँ पर आपको प्रतिदिन आपके क्लास से संबंधित नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हम दोस्तों प्रतिदिन आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर नंबर नहीं पड़े हैं लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। कहा है हमसे एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा आगे 15 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पर 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। ठीक है, हमसे पूछा है जो एक्स नाम का बंदा है वो सबसे पहले 15 किलोमीटर, यहाँ पर सुधार लेंगे आप मीटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीटर कर लेंगे क्योंकि सभी में हमसे मीटर ही दे रखा है। तो 15 मीटर दक्षिण की ओर गया है। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, शुरुआत करिए। चलिए बताते हैं हम आपको। सबसे पहले एक्स नाम का शख्स है वो दोस्तों कहाँ पर चला है। आप कहेंगे कहीं यहाँ से मान लीजिए वो चला होगा और वो 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है दक्षिण की ओर। कहाँ पर दोस्तों, याद रखेंगे 15 मीटर की जो दूरी होगी वो आपकी दक्षिण की ओर वो तय कर लेगा। उसके बाद दोस्तों कहा है बाएं मुड़ा। अब देखिए इसका मुख कहाँ पर है, दक्षिण में है और वो बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों पूर्व की दिशा में जाएगा और पूर्व की दिशा में जाएगा तो 15 मीटर की दूरी उसने तय की है, इसमें बताया गया है। उसके बाद कहा है बाएं मुड़ा आगे 15 मीटर चला। देखो पहले कहा था बाएं मुड़ा आगे 15 मीटर चला और फिर आगे बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। देखो अब इसका मुख पूर्व दिशा में है और इसे बाएं मुड़ना है तो वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो ये दूरी भी हमारी 15 मीटर हो जाएगी। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति से, शुरुआती स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो शुरुआती स्थिति यहाँ पर थी, यहाँ से पहुँच गया है यहाँ। तो बताइए इसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये जो दूरी बनेगी ये 15 मीटर बनेगी क्योंकि ये एक बन जाएगा वर्ग, ये एक वर्ग बन जाएगा क्योंकि इसकी चारों की चारों भुजाएं कितनी है, 15 सेंटीमीटर की हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर बन जाएगा प्रारंभिक स्थिति से 15 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 15 मीटर आपके पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। जो गांव ए है प्यारे दोस्तों वो गांव बी के कहाँ पर है, आप कहेंगे सर पश्चिम में है। तो गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा है हमसे, जो गांव ए है वो, जो गांव ए है वो गांव बी के पश्चिम में है। ठीक है, इस तरह से बना देंगे। आगे कहा गांव सी, जो गांव सी में है
ये क्या कहा है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में जो गांव सी के दक्षिण में है। ठीक है, जो मतलब जस्ट आगे आने वाला बी सी के दक्षिण में हो जाएगा, इस तरह से पढ़ेंगे। कहा है जो डी के पश्चिम में है, जो मतलब जो आता है जस्ट आगे आने वाले के लिए, तो जस्ट आगे कौन आया है, सी। सो जो मतलब सी किसके दक्षिण में है, आप कहेंगे सर डी के दक्षिण में है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, स्थिति हमारी ये बन जाएगी। टोटल 4 गांव हमें दे रखे हैं। पूछा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में स्थित है। गांव डी के सापेक्ष, ये रही गांव डी, और गांव डी के सापेक्ष तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों ये दिशा कौन बनेगी, अगर इस तरह से बना देंगे तो यहाँ पर हमारा होता है पश्चिम, नीचे की ओर होता है दक्षिण। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा बनेगी वो दक्षिण पश्चिम बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 में प्यारे दोस्तों दे रखी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमसे कहा है कोई देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कथन में कहा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है और कथन के अनुसार ही आपको निष्कर्ष देने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमसे यहाँ पर कहा है उन सभी बातों को विकसित करना है और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर कथन कहा था कोई भी देश इस समय पूरी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन हमें कारण तो नहीं बताया था कि कौन सा कारण है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है उन सभी बातों को विकसित करना है, उत्पादन करना असंभव है जिसकी देश को आवश्यकता है। देखो कथन से अपोजिट कोई भी शब्द आ जाए, कथन में ना दिया हो निष्कर्ष में दिया हो, तो निष्कर्ष गलत माना जाता है। मतलब ये कहीं पर कहा गया है विकास करना, उत्पादन करना, कहीं पर कथन में नहीं कहा गया, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो कहा है आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो देखो कहीं पर देशवासियों के बारे में चर्चा की है कथन में, तो आप कहेंगे नहीं की है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और इस स्थिति में हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष नंबर डी में लिखा है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखो कथन में जो भी बातें दी हूं उसके अनुसार ही निष्कर्ष निकालना है, अपने मन से कोई निष्कर्ष नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और तर्क से संबंधित है। अब आपको कथन पढ़ना है और उसके अनुसार कथन पढ़ करके ही तर्क देना है। ठीक है दोस्तों, कहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। अब तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। देखो जहां पर दोस्तों उद्योग बनेंगे वहां पर क्या इजाफा, प्रदूषण तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रदूषण में चिमनियों से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण ही बढ़ता है। तो कथन कहा है उसके अनुसार एक व्यक्ति ने तर्क दिया नहीं, इससे शहर में प्रदूषण बढ़ेगा। तो तर्क नंबर 1 प्रबल है। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर कथन तर्क की बात हो रही है, गौर से समझना है। दिल्ली में अगर बड़े उद्योग शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों शहर में प्रदूषण का इजाफा हो जाएगा। मतलब तर्क नंबर 1 मजबूत है। उसके बाद दोस्तों कहा हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। देखो जब कहीं पर फैक्ट्री बनेगी तो आपको रोजगार तो स्थानीय लोगों को मिलेगा ही। जैसे आपके गांव में कोई अच्छा सा कारखाना खुल जाए, उसमें गांव के 2-3 युवाओं को तो रोजगार मिल ही जाएगा। तो मतलब ये भी तर्क मजबूत है। मतलब अगर फैक्ट्री खुलेगी, उद्योग लगेगा तो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मतलब दोस्तों तर्क नंबर 1 और तर्क नंबर 2 दोनों के दोनों मजबूत हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर बनाएंगे तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कहा है कई व्यावसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिल भवनों में स्थित हैं। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल भवनों में स्थित हैं। कथन नंबर 2 में कहा यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो इसमें लिफ्ट लगी है। तो आपको दोनों कथन अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल के बीच के भवनों में स्थित हैं। ठीक है, कहा यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट लगी होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। आप कहेंगे सभी मंजिलों पर कैसे पहुंच सकते हैं। देखो 3 मंजिल तक लिफ्ट लगी है लेकिन दूसरे मंजिल पर लिफ्ट नहीं है, तो दूसरे मंजिल पर लिफ्ट से नहीं पहुंच सकते। मतलब निष्कर्ष नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक निष्कर्ष प्यारे दोस्तों गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो कहा है तीसरी मंजिल पर ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है। कह रहा है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है। तो ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। कथन में हमसे कहा है कि किसी भवन में 3 मंजिल हैं, इसमें लिफ्ट लगी है। अगर 3 मंजिल हैं तो उसमें लिफ्ट जरूर लगी है।
मतलब 3 मंजिल से ऊपर की जितनी भी इमारतें होंगी सभी में लिफ्ट लगी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, तीसरी मंजिल के ऊपर वाली में केवल लिफ्ट लगी है, तो केवल ऊपर वाली में नहीं है, जितनी ऊपर आ जाए सभी में लगी, तो ये वाला भी गलत है। आगे कहा 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, क्योंकि 3 मंजिल के ऊपर जो भवन बने हैं उनमें सभी में लिफ्ट है, तो 7वीं मंजिल पर लिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 3 केवल अनुसरण करता है। दोस्तों केवल निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण करता है, तो देखो कहीं पर लिखा है निष्कर्ष नंबर 3, इसको यार बना लीजिए आप, तीसरा बना लीजिए, यहाँ पर मिस टाइपिंग कर दी है टाइपराइटर ने, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का है, फ्लैम्बॉयंट शब्द के अक्षरों में कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपको एक लेटर दे रखा है फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट शब्द दे रखा है, इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द आप नहीं बना सकते, हमें ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे को, तो जल्दी से बताइए कौन सा नहीं बना सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दीजिए। देखो अगर हम बात कर लें फ्लैम्बॉयंट की, तो फ्लैम्बॉयंट को जब आप गौर से देखेंगे तो लैम्ब LAMB बनाया जा सकता है। देखो ये लिखा है LAMB, मतलब LAMB बनाया जा सकता है, ठीक है, गौर से समझना है आपको। LAMB हमारा ये लिखा है, ये बनाया जा सकता है। उसके बाद मौन को देखेंगे, MOA और N, देखो मौन भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है बोट, क्या लिखा है बोट, और इसमें यू आया है। देखो फ्लैम्बॉयंट में कहीं भी यू नहीं आया है, मतलब यही नहीं बनाया जा सकता है, और वही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर हमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसके जो अक्षर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे हैं। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे हों। देखो यहाँ पर क्या है, एस, मतलब 19 पर होता है, लेकिन इसके पहले एच लिखा है, तो एच पहले होना चाहिए, तो ये वाला गलत है क्योंकि ये क्रम में नहीं है, ये शेड क्रम में नहीं है। उसके बाद देखो तीसरा नंबर विकल्प विलो, बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, फिर एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। तो देखो अगर आप देखेंगे तो ये आरोही क्रम में है, 2 9 12 12 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। तो ये तीनों के ये सारे के सारे जो लेटर हैं बिलो के, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो हार्ट को देखेंगे तो एच के बाद ई 5 पर होता है, एच 8 पर होता है, तो ये क्रम में नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। सी के बाद 8 आया, 8 के बाद 1 कैसे आ सकता है, तो ये भी गलत है, ये भी क्रम में नहीं है। बिलो के सारे लेटर क्रम में है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा प्रश्न भी अब यूपी पुलिस में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। कहा है दोस्तों हिरण अगर मृग छोना से संबंधित है तो घोड़ा किससे संबंधित हो जाएगा, ये हमें बताना है। क्या आप बता सकते हैं, हिरण मृग छोना से संबंधित है तो घोड़ा कैसे हो जाएगा। देखो जो हिरण का बच्चा होता है, पहले दोस्तों जो हिरण का बच्चा होता है उसको कहा जाता है मृग छोना। उसी प्रकार घोड़े का जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों बछेड़ा। आपने घोड़ा बछेड़ा का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है, कई कहानियों में हमें सुनाया जाता है घोड़ा बछेड़ा ऐसे करके, ठीक है। तो घोड़े का जो बच्चा होता है वो बछेड़ा हो जाता है। बछेड़ा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़ों के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुनिए। तो यहां पर सबसे अच्छा जोड़ा क्या हो जाएगा ये बताना है। देखो कहा है भागना चलना से संबंधित है, भारी वर्षा बूंदाबांदी से संबंधित है। देखो एक बात समझो, सबसे पहले एक व्यक्ति है बहुत तेज भाग रहा है, एक व्यक्ति है बहुत तेज भाग रहा है, भागने के बाद वह धीमे धीमे चलने लगता है। क्या करने लगता है, धीमे धीमे चलने लगता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले भारी वर्षा हो रही थी। सबसे पहले क्या हो रही थी प्यारे दोस्तों, भारी वर्षा, ठीक है, क्या हो रही थी, सबसे पहले भारी वर्षा हो रही थी और भारी वर्षा के बाद में क्या कर दिया, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी बूंदाबांदी। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे बना, क्योंकि पहले एक तेज प्रक्रिया थी बाद में धीमी प्रक्रिया हो गई। उसी प्रकार बारिश पहले एक तेज प्रक्रिया थी बाद में धीमी प्रक्रिया हो गई। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो देखो यहां पर लिखा है ई एच का संबंध वी एस से है, तो एम जे का संबंध किससे हो जाएगा, ई एच। देखो यहां पर क्या लिखा है, ई एच लिखा है, संबंध किससे बताया है, वी एस से। तो ये होते हैं दोस्तों अपोजिट, ये अपोजिट होते हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो हमने इसमें बताया था इवनिंग, क्या बताया था, आज, इस तरह से आज बॉय, ठीक है, बॉय
6 दूध वाला, इस तरह की सारी ट्रिक बताई थी। उसके बाद इवनिंग, ईवी, देखो ये आया है ईवी, अपोजिट है ना। उसके बाद क्या आया था, फूफा जी, फूफा जी। उसके बाद जीटी रोड, क्या आया था, जीटी रोड। उसके बाद हाई स्कूल, प्यारे दोस्तों। हाई स्कूल के बाद क्या हो जाता है हमारा, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के बाद क्या हो जाता है, तो कहेंगे आप लोग जैकलिन फर्नांडिस, ठीक है। जैकलिन फर्नांडिस के बाद क्या हो जाता है, जे के बाद क्या आता है, के, तो कमला पसंद खा लेंगे, ठीक है। कमला पसंद के बाद क्या होगा, के बाद एल, मतलब लव हो जाएगा। उसके बाद मन में छा जाएगा। इस तरह से ये सारे के सारे अपोजिट होते हैं। देखो एच एस ई वी अपोजिट है। उसी प्रकार एम और जे का बता देना है। एम का अपोजिट होता है दोस्तों एन, जे का अपोजिट होता है क्यू। देखो एम को, एम एन को पढ़ते हैं मन, जे क्यू को पढ़ते हैं जैकलिन, एच एस को पढ़ते हैं हाई स्कूल। तो एन क्यू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ताला, ताला के बाद रोक, रोक के बाद कसा हुआ। ताला, ताला के बाद रोक, रोक के बाद कसा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न की, तो दिए गए विकल्पों में जो बंद है, ताला है, रोक है, ये सारे के सारे एक प्रकार की चीज हैं। देखो क्या हो जाएगा, बंद, बंद करना। ऑप्शन नंबर अगर आप डी को देखेंगे तो बंद करना इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बंद करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जो ताला होता है, रोक होता है, कसा हुआ होता है, ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं होती हैं किसकी, ये तीनों की तीनों प्रक्रियाएं होती हैं दरवाजे को बंद करने की, ठीक है। इस तरह से ये सही उत्तर बंद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे वाला कहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अंकों को ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले लिखा है एक, एक के बाद दो, सॉरी चार, चार के बाद 27, 27 के बाद 256। तो अगला नंबर क्या होगा। देखो दोस्तों यहां पर बात की गई है हमारे, अगर एक लिखा है तो ये एक की पावर एक है, ठीक है। क्या है, एक की पावर एक है। गौर से समझना है, अगर यहां पर हमारा एक लिखा है तो ये लिखा है एक की पावर एक। चार लिखा है दोस्तों याद रखेंगे दो की पावर दो। 27 लिखा है तीन की पावर तीन। 256 लिखा है दोस्तों चार की पावर चार। और अगला नंबर आएगा पांच की पावर पांच, और पांच की पावर पांच होता है दोस्तों 31 25। क्या होता है, 31 25 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। देखो वही तो लॉजिक चल रहा है, एक की पावर एक, दो की पावर दो, तीन की पावर तीन, चार की पावर चार। तो अगली वाली क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पांच की पावर पांच सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है हमसे, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y को ज्ञात कीजिए और y प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर दोस्तों हमें x और y ज्ञात करने हैं और उसके बाद क्या करना है, y प्लस x का मान ज्ञात करना है। तो गौर से समझो, यहां पर 20 के बाद 22 हुआ है, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेंगे तो क्या है, और आगे देखेंगे तो क्या है। गौर से आप समझो इस सीरीज को। इस सीरीज को हम दोस्तों दो भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में, दो भागों में। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 20 में प्लस 2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 22 में प्लस 2 हुआ है। आगे देखेंगे तो फिर से प्लस 2 हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो फिर से प्लस 2 हुआ है, ठीक है। फिर से प्लस 2 हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पर देखेंगे तो अगला वाला नंबर इस तरह से यहाँ से बांट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अगर हम 26 में प्लस 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों 32 आया है, 32 के बाद 36 आया है, 36 के बाद y है, ठीक है। 36 के बाद क्या है, आपकी y है। तो देखो यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, तो अगला वाला भी 4 का अंतर हो जाएगा। तो 36 में 4 जुड़ेगा प्यारे दोस्तों 40 हो जाएगा। देखो x के स्थान पर हमने क्या किया है, हमने ज्ञात किया है दोस्तों x के स्थान पर 28 आया है और y के स्थान पर हमारा 40 आया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में 68 दिया गया है, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस 19 आपकी 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, तो इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो संख्याओं का वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जो पैटर्न में उपयुक्त होगा। संख्याओं का वह जोड़ा जो पैटर्न में उपयुक्त होगा उसको बताना है हमें। देखो ये क्या लिखा है, 1-1 लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको गौर से आप लोग समझो। पहले इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले लिखा गया है 11 की पावर 1, ठीक है। ये डैश बना के अलग अलग कर दिया है, ठीक है, डैश बना के अलग अलग कर दिया है, गौर से समझना है। ये हो गया हमारा इसका, ठीक है, 11 की पावर 1। 121 को देखेंगे तो 11 की पावर 2, 11 का स्क्वायर ये तो होता है 121। उसके बाद 13-31 को देखेंगे तो 11 का क्यूब जो होता है वो 13-31 होता है। और अगला वाला देखेंगे, मतलब एक यहाँ पर क्या है,
146 मतलब 14,641। ये बीच का डैश भूल जाइए, कुछ नहीं है। 14,000 अगर 641 को देखेंगे तो दोस्तों ये होता है 11 की पावर 4। और अब हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 11 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 11 की पावर 5 हो जाएगा। बीच का पूरा आप डैश भूल जाइए, कुछ नहीं है। ये लिखा है 11, ये लिखा है 121, 1331, 14,641। ठीक है, इसके बाद अगर हम 11 की पावर 5 ज्ञात करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 5 बार कर लीजिए। अगर आप 11 का मल्टीप्लाई जब 5 बार करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर आएगा 161 0501, सॉरी 051, 161 051, यानी कि 100, यहाँ पर 1,61,051, 1,61,051 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, 1,61,000, देखो ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, कहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको तर्क दे रखा है, यहाँ पर एक लॉजिक दे रखा है, इस लॉजिक के अनुसार ही हमें ऑप्शन के तर्क ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले GIKMO, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे GI, उसके बाद K, उसके बाद M के बाद O। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, M के बाद O। तो अब इसका लॉजिक समझिए आप, यहाँ पर हुआ है प्लस में 2, यहाँ पर हुआ है दोस्तों प्लस में 2, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्लस में 2 है, आगे भी देखेंगे तो प्लस में 2 है, क्योंकि G7 पर, I9 पर, K11 पर, M13 पर, O15 पर, इस तरह से 7 9 11 13 15 का लॉजिक चला है। उसी प्रकार अगर इनको देखेंगे, अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें हम बता सकते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 1 को प्यारे दोस्तों देख लें, अगर ऑप्शन नंबर 1 को उठाकर रखेंगे तो X के बाद Z के बाद B के बाद दोस्तों D के बाद F। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, Z से अगर X से Z पर जाएंगे तो +2, 24 2 26 होता है, 26 और 2 28 होता है। ठीक है, यानी कि B पर आ जाएंगे, और B में +2 करेंगे तो 4 पर चले जाएंगे, और D में +2 करेंगे तो 6 पर चले जाएंगे। इस तरह का देखो, जो ऊपर का लॉजिक है वही नीचे का लॉजिक है, तो सेम लॉजिक ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो देखो, P16 पर S19 पर, मतलब 19 यहाँ पर +3 हो रहा है। आगे देखेंगे X और Y +1 हो रहा है, K और L देखेंगे तो यहाँ पर भी JKL मतलब एक ही प्लस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में सभी में +2 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो, अगर दोस्तों इसकी लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसके लॉजिक को। ठीक है, यहाँ पर A हो जाता है हमारा 1 पर। ठीक है, इनको क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले दोस्तों। A 1 पर हो जाता है, आगे देखेंगे तो 1 हमें दे ही रखा है, उसके बाद C हो जाता है 3 पर, उसके बाद 5 पर आ जाता है E, आगे देखेंगे तो 4 दे रखा है, आगे देखेंगे तो H मतलब 8 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद I होता है दोस्तों 9 पर। ठीक है, I होता है 9 पर, आगे डैश करेंगे तो 9 दे रखा है, उसके बाद फिर डैश करेंगे M 13 पर दे रखा है। उसके बाद क्या है M को देखेंगे तो M दोस्तों 13 पर होता है, और आगे डैश, आगे देखेंगे तो 16 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो R 18 दे रखा है। इस तरह का लॉजिक चल रहा है प्यारे दोस्तों, इस तरह का लॉजिक चल रहा है, गौर से समझना है। और लुप्त अंक कहाँ पर है, हमें कौन सा लुप्त अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं दिया यार, क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया है, क्या गड़बड़ है इसमें दया, क्या गड़बड़ हो सकती है। लास्ट वाला पद हो सकता है ज्ञात कर रहा हूं, चलिए लास्ट वाले पद को निकालते हैं, इसका लास्ट पद क्या होगा। ठीक है, इसको समझाना है आपको। देखो, लॉजिक तो आपको पता चल ही गया होगा। 1 से 5 पर हुए हैं तो दोस्तों +4 हुआ है, 5 से 9 पर हुए हैं तो दोस्तों +4 हुआ है, 9 से हम कहां पर पहुंचे 13 पर, तो +4 है। क्या है, 9 से 13 पर +4, और 13 से आगे 4 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 17 का मतलब होता है Q, तो Q से जो ऑप्शन शुरू करेगा वो सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे तो 3 में अगर हम +5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में +5 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में +5 करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में +5 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 का मतलब होता है प्यारे दोस्तों W, मतलब Q से शुरुआत W से अंत होना चाहिए। देखो, ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर हुआ है +3, आगे हुआ है +5, आगे हुआ है +7। ठीक है, और आगे हो जाएगा +9, तो 16 9 25 आ जाएगा, बीच में Q 25W इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न कहा है, इन विकल्पों में से
कौन सा युग्म निम्नलिखित संख्या को पूरा करेगा? ए ई के डैश यू और डैश। तो इस तरह से बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा इसको देखिए। तो सबसे पहले ए को अगर लिखें हम, अगर ए को लिखें तो ए का जो स्थानीय मान होता है वो 1 होता है, ई का जो स्थानीय मान होता है 5 होता है, के का स्थानीय मान दोस्तों 11 होता है। आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है, तो इसमें एक बॉक्स बना देते हैं। उसके बाद फिर क्या दे रखा है? 21 दे रखा है। 21 के बाद हमें फिर से कुछ ज्ञात करना है, मतलब एक और बॉक्स। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसका लॉजिक समझो। सबसे पहले क्या हुआ है? +4 हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर ई है कि एफ है? यहाँ पर कुछ तो मिस टाइपिंग है यार, कुछ तो मिस टाइपिंग है दया। यहाँ पर आप लोग एफ कर लीजिए यार, एफ कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको एफ करेंगे तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान 6 हो जाएगा, तो +5 होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो फिर से +5 होगा, आगे देखेंगे तो फिर से +5 हो जाएगा, और आगे देखेंगे तो फिर से +5, और आगे भी +5। इस तरह का +5 का लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पर टाइपराइटर की मिस टाइपिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप 6 बना लेंगे, ई के स्थान पर एफ बना लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो 11 5 होता है 16। पहले तो हमारा 16 आना चाहिए। 16 का जो मतलब होता है वो दोस्तों पी होता है। देखो क्यू वाले सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद 21 के बाद 5 जुड़ेगा तो 26, और 26 का जो प्यारे दोस्तों मतलब होता है वो जेड होता है। पी और जेड ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। 4 दोस्त हैं दोस्तों, एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का जो घर है वो किसके? बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम में हम बना देंगे ए का घर। आगे कहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, तो बी का घर सी के दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे कहा है बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है, तो जो सी का घर है वो डी के कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। इस तरह से ये सारे के सारे घर बन जाएंगे। कहा है डी से बी का घर किस दिशा में है? डी कहाँ पर है? देखो डी यहाँ पर आया है। डी से बी का घर जो बनेगा वो उत्तर और दक्षिण के बीच की दिशा, मतलब माफी चाहेंगे पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा जो होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। क्योंकि हम दोस्तों देखते हैं तो ईस्ट यहाँ पर होता है, वेस्ट हमारा यहाँ पर होता है, साउथ नीचे और नॉर्थ ऊपर। ठीक है, इसी स्थान से पूछा है, जिस स्थान से पूछे उसी पर एक इस तरह का प्लस लगा दो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ दे दो, और तो आपका माफी चाहेंगे यहाँ पर ईस्ट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी, दक्षिण पूर्व सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा है वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा, आगे 8 मीटर चला। शुरुआती बिंदु से वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है? देखो एक 6 दे रखी है, दूसरी 8 दे रखी है, और सबसे छोटी पूछी है तो 10 नहीं हो जाएगी? बिना सॉल्व करे उत्तर बता सकते हैं। ये एक ट्रिपलेट हमने कई बार आपको पढ़ाया है, 6 8 और 10 का। 1 मिनट, 6 8 और 10 का ये ट्रिपलेट होता है, तो 10 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले कहा है वाई नाम का जो शख्स है यहां से चला है पश्चिम की दिशा में 6 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ा है। देखो पश्चिम में जाने के कारण जब वो दाएं मुड़ेगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा है शुरुआती बिंदु से वापस जाने के लिए, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी अंतिम यात्रा, मतलब यहां से उसे ये न्यूनतम दूरी बतानी है। ये दूरी क्या हो जाएगी? देखो 90 डिग्री बन रहा है, 6 8 10। ठीक है, 6 8 10 पाइथागोरस लगा लीजिए, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो इसका सही उत्तर 10 ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोडिंग ब्लड रिलेशन का है। कोडिंग ब्लड रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। कहा है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, यानी कि इसमें जो बन रहा है वो हमेशा आगे वाला बन रहा है। देखो गौर से समझो कहाँ पर मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर जो पी क्यू है आगे वाला बन रहा है, ये भी पी क्यू है, उसके बाद यहाँ पर भी पी क्यू है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा है P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है? तो कहेंगे P क्यू का पिता है, सॉरी P क्यू की माता है। P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दिखाता है एम आर की पुत्री है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमें बताएगा कि एम आर की पुत्री है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए को उठाकर देखते हैं, आर डिवाइड एम। सबसे पहले देखेंगे हम आर ऑप्शन नंबर एक को, और उसमें भी पहली लाइन आर डिवाइड एम। देखो ये लिखा है आगे वाला पीछे वाले का पिता है, मतलब जो आगे वाला आर है, आगे वाला जो प्यारे दोस्तों आर है वो पिता किसका है? आप कहेंगे पीछे वाले एम का पिता हो जाएगा। उसके बाद प्लस को पढ़ेंगे तो दोस्तों प्लस में कहा है, कहाँ है? पहली लाइन पी क्यू की माता है, मतलब आगे वाली किसकी माता है? पीछे वाले एन की माता है। आगे वाली जो माता है, ठीक है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे वाली मात्रा है किसकी, पीछे वाली एन की। तो इस तरह से बनेगा, गौर से समझना है आपको। पहली लाइन आर डिवाइड एम, तो आर जो बने थे वो पिता बने थे पीछे वाले के, क्योंकि ये लाइन देखो कहा है पी डिवाइड एम में, पी क्यू का पता है, आगे वाले पता है। दोस्तों यहाँ पर देखो एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है। देखो ये एम क्या आई, पुत्री आई, किसकी आई, आर की आई। तो पहली ही ऑप्शन में आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में कहा है कि के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, के से किस तरह से संबंधित है, एल के से किस तरह से संबंधित है ये बताना है। तो देखो के ने एल से कहा है कि तुम मेरे पति, किसने कहा है, के ने कहा है कि तुम मेरे पति, तो के एक पत्नी है और इसकी शादी किसी से करवानी पड़ेगी, तो यहां पर इसकी शादी करवा देते हैं इससे। ठीक है, यहां पर ये प्लस में इसका के का पति आ जाएगा। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, पति के दामाद कैसे बनेगी, जब इसका एक पुत्री होगी, यहाँ पर इसकी एक पुत्री होगी, पुत्री की भी शादी करानी पड़ेगी। तो पुत्री की जब शादी करानी पड़ेगी तो यहाँ पर इनके दामाद जी आ जाएंगे, की बेटी हो मतलब इनकी भी बेटी एक आएगी, तो यहाँ पर कहीं आ पाएगी एल। ठीक है, कौन आ पाएगी, यहाँ अंत में कहीं पर एल आ पाएगी, तो इस तरह से एल रख देंगे। तो दोस्तों कहा है तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, किसने कहा था, के ने एल से कहा था। के ने कहा कि तुम मेरे पति, पति के दामाद, दामाद की बेटी हो। ठीक है, इस तरह से। तो एल के से किस तरह से संबंधित है, से किसके साथ लगा है, के साथ। तो के क्या कहेगी, के कहेगी मेरे बेटी की बेटी, मतलब मेरी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। एल के की नातिन है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, एल के की नातिन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है निम्नांकित आकृति में वर्ग लोकतांत्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है, व्रत भारतीयों को दर्शाता है, आयत पिताओं को दर्शाता है। ठीक है, अक्षरों का कौन सा युग्म होगा जो भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है। ठीक है, भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी। सबसे पहले देखो जो वर्ग है, वर्ग ये रहा, ये वर्ग रहा, वर्ग किसको दर्शाता है, लोकतंत्र वालों को। किसको, यहां पर लिख देते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी को दर्शाता है, तो इस तरह से हम इसको बना देंगे। उसके बाद गौर से समझना है आगे, आगे कहा है त्रिभुज जो है वो शिल्पकारों को, ये त्रिभुज किसको दर्शाएगा प्यारे दोस्तों, शिल्पकार। तो यहां पर लिख देंगे हम शिल्पकार, क्या लिख देंगे, शिल्पकार लिख देंगे। उसके बाद देखो त्रिभुज में शिल्पकार हो गए, व्रत में भारतीय हो गए, तो ये जो व्रत दे रखा है इसमें क्या है, यहां पर दोस्तों भारतीय है। ठीक है, यहां पर भारतीय है। उसके बाद कहा है आयत पिता को, आयत पिताओं को, तो ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का हमारा पूरा का पूरा हमारा आरेख का हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो कहा है कौन सा युग्म, देखो यहां पर लिखा है कौन सा युग्म अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो पिता है, कौन सा युग्म भारतीयों को दर्शाता है जो पिता है। तो पिता ये रहा और भारतीय ये रहा, मतलब सर्कल में भी आना चाहिए और दोस्तों किसमें, आपका ई में भी आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिए है तो आप लोग लगा लेंगे ई इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर विकल्प देना भूल गया है टाइपराइटर, ठीक है, गलती हो गई उससे। तो आप लोग बताएंगे जो जो आपका नंबर होगा, जो अक्षर होगा वो होगा आपका जो भारतीय और लोकतंत्रवादी को पूछा है यार, पिता को तो नहीं पूछा है, हमने क्या कर दिया, हमने गलत कर दिया यार, सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पर पूछा उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी है, मतलब भारत में भी आने चाहिए और लोकतंत्र में भी आने चाहिए। देखो भारत के लिए ये गोल सर्कल दे रखा है, दे रखा है ना, ये वाला गोल सर्कल, गौर से समझो, ये गोल सर्कल किसके लिए है, भारतीयों के लिए। उसके बाद ये जो व्रत है लोकतंत्रवादियों के लिए है। ठीक है, ये व्रत आपका लोकतंत्रवादियों के लिए हो जाएगा, मतलब दोनों में आने चाहिए। देखो दोनों में सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ठीक है, सी और बी, सी और बी इसका सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, सी और बी होगा। ठीक है, सी और बी, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिए है। ठीक है, तो सी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सी बी यहाँ पर दे रखे हैं, वहां भी चाहेंगे, ये विकल्प आपके दबे हुए थे, सी बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बेन आरेख है जो त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति को दर्शाता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे एक इस तरह का सर्कल जो डिनोट करेगा किसको, ज्यामिति को। ठीक है, ज्यामिति को डिनोट करेगा, और जियोमेट्री के अंतर्गत ही तो आता है ट्राइंगल आपका, किसका, जो ट्राइंगल होता है, यानी कि यहां पर लिख देंगे हम त्रिकोण, क्या हो जाएगा हमारा, त्रिकोण। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा त्रिकोण, त्रिकोण भी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। उसी के साथ साथ एक और सर्कल आएगा जो हमारा किसको दर्शाएगा, षटकोण को दर्शाएगा। तो इस तरह का आरेख बनेगा, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर दो अलग अलग छोटू से सर्कल। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में प्यारे दोस्तों दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन कहा है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कहा है एक चूहे को अगर कुत्ता कहा जाए,
कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? देखो बेसिकली अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो पालतू पशु क्या होता है हमारा, क्या होता है पालतू पशु? आप कहेंगे सर जो पालतू पशु होता है वो हमारा होता है डॉग, मतलब कुत्ता। लेकिन प्रश्न में कुत्ते को क्या कहा गया है? आप कहेंगे कुत्ते को नेवला कहा गया है। कुत्ते को क्या कहा है? नेवला। तो हम क्या करेंगे? पालतू पशु के रूप में नेवला को पालेंगे। ठीक है, ये भी रीजनिंग में आपका इंगित करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कहा यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? बेसिकली जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वही तो अपराधियों को पकड़ते हैं, मतलब कौन? पुलिस वाले। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पुलिस वाले को क्या कहा है? कहा यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, तो शिक्षक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपराधियों को कौन पकड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक पकड़ लेगा प्यारे दोस्तों, शिक्षक। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं है? ऐसा कौन सा वर्ष है जहां पर फरवरी के महीने में कितने दिन नहीं है? 29 दिन नहीं है। देखो अगर जिस भी नंबर में लास्ट डिजिट में क्या हो जाए? 4 से भाग चला जाए, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग चला जाए, वो कैसा होता है? आपका लीप वर्ष होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? लीप वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाएगा, चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे? देखो ये एक है दोस्तों शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगाना पड़ता है। किससे? 400 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 पंचे 20, मतलब ये क्या है? एक लीप वर्ष है। ये वाला भी लीप वर्ष है। आगे 96, 96 में 4 से भाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब 24 से चला जाएगा, मतलब ये भी लीप वर्ष है। अब इसके लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाएंगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 66 में 4 का भाग नहीं जाता है। आप काटेंगे 4 एकम 4 बचेगा 2 और 24 मतलब 26 हो जाएगा, तो 4 छंग 24, लेकिन 2 शेषफल आ जाएगा। तो जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये इसका विषम उत्तर है, जबकि सारे के सारे लीप वर्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी जिसमें फरवरी 29 दिन की नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा यदि बीते कल से पहले, परसों बुधवार था, बीते कल से पहले का दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो बीते कल, सबसे पहले हम बनाएंगे आज को। किसको बनाएंगे? आज को। यहाँ पर हमारा आज हो जाएगा। आज से पहले एक बीता कल, बीते कल से पहले का दिन मतलब परसों। यहाँ पर क्या था? बुधवार था। बुधवार के बाद क्या होता है? आपका गुरुवार होता है। गुरुवार के बाद आज क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, आज के दिन हमारा क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार के बाद अगला मतलब जो कल का दिन आएगा वो क्या आएगा? आपका शनिवार आ जाएगा। शनिवार के बाद क्या हो जाएगा? परसों मतलब रविवार हो जाएगा। आने वाले परसों, आने वाले कल के अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन हमारा क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है सी माता है ए और बी की। दोस्तों क्या कहा है? सी माता है किसकी? ए और बी की। तो दोस्तों हम यहां पर बनाएंगे ए और बी की माता। ठीक है, किसको? सी को। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है तो ये एक लड़की है और इसकी शादी करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी? तो आप कहेंगे डी से करानी पड़ेगी। डी हो जाएगा इस तरह से। तो क्या है? सी कौन है डी की? सी कौन है डी की? तो डी की क्या है? ये डी की पत्नी की मम्मी मतलब सास हो जाएगी। तो इस तरह से देखो ऑप्शन नंबर डी में हमें सास दे रखी है। सास इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति अपने आगे एक लड़के को दिखाया, एक व्यक्ति ने अपने आगे एक लड़के को दिखाया, कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? देखो यहां पर क्या लिखा है? एक व्यक्ति है, उसने एक लड़के को दिखाया है। तो मान लीजिए मैं यहां पर रखता हूं एक पर्सन को। ठीक है, यहां पर किसको रखूंगा? एक व्यक्ति को। तो यहां पर लिख दूंगा सीधा व्यक्ति। व्यक्ति ने किसे दिखाया है? व्यक्ति ने एक लड़के को दिखाया, तो मैं यहां पर एक लड़का रख देता हूं। ठीक है, यहां पर एक लड़का रख देता हूं। इस तरह से व्यक्ति ने कहा है, व्यक्ति ने एक लड़का दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी, मतलब इस व्यक्ति की कौन बनेगी? इस व्यक्ति की सबसे पहले प्यारे दोस्तों शादी करवा दो। सबसे पहले इसकी शादी करवा दो। ठीक है, शादी करवा देंगे तो इस तरह से हम इसका शादी करवाएंगे। तो यहाँ पर पत्नी, पत्नी की भाभी, पत्नी की भाभी कैसे बनेगी? जब इस पत्नी का एक भाई हो और उस भाई का क्या हो? शादी हो जाए। इस भाई की मतलब इसके पत्नी, इस व्यक्ति के पत्नी के एक भाई हो यहाँ पर प्लस, और इसकी शादी हो जाए। ठीक है, एक लड़की से, मतलब तभी तो इसकी भाभी बनेगी। गौर से समझो आप लोग। यहाँ पर एक व्यक्ति की पत्नी है, पत्नी के भाई की पत्नी कौन बनेगी? उसकी भाभी बनेगी। तो भाभी का लड़का है, भाभी का संतान है, भाभी का एकमात्र संतान है। एक मिनट, भाभी का पुत्र है। ये देखो ये लिखा है भाभी का पुत्र है, तो भाभी का पुत्र हो जाएगा ये लड़का, भाभी का पुत्र बन जाएगा। आगे कहा है
मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। तो इससे क्या मतलब है, ये एकमात्र संतान हो, बना रहने दो। इससे क्या करना है, कहा है मेरा पुत्र, यानी कि इस व्यक्ति, इन दोनों का पुत्र, ये पति पत्नी ही तो थे, इन दोनों का यहाँ पर एक पुत्र आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर पुत्र। मेरा पुत्र उससे क्या संबंध रखता है, तो मेरा पुत्र उससे, इससे क्या संबंध रखेगा, ये कहेगा ममेरा या चचेरा भाई। देखो ये इसका पुत्र है इस व्यक्ति का, ये क्या कहेगा, ये कहेगा ये मेरे मामा और मामा का लड़का ममेरा या चचेरा भाई, तो ममेरा भाई होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ये लिखा है ममेरा या चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर राम को चला देंगे 15 मीटर। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले राम नाम का लड़का है, वो उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, तो देखो ये उत्तर की ओर कितना चला है, 15 मीटर चला है। कहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब देखो इसका मुख उत्तर में है, और इसे अगर दाईं ओर मुड़ना है, इसे अगर प्यारे दोस्तों दाईं ओर मुड़ना है, तो वो इस तरह से पूर्व दिशा में जाएगा, और दूरी कितनी है, 20 मीटर है। आगे कहा है फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों पूर्व की दिशा में है और इसे दायां मुड़ना है, तो कहां पर, नीचे की ओर चला जाएगा। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और दोस्तों कितनी दूरी तय कर रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है, तो यहां पर इसकी दूरी 10 मीटर आ जाएगी। पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, तो अभी भी यहां पर नहीं रुका। अब ये लड़का जो यहां पर आ चुका था, यहां पर, यहां से अब वो फिर से दाईं ओर मुड़ेगा। अब दक्षिण में मुख है और दाईं ओर मुड़ना है, मतलब सीधे हाथ की तरफ, तो कहां पर जाएगा, आपका पश्चिम की दिशा में। और कहा है दोस्तों 20 मीटर पहुंचा है, कितना पहुंचा, 20 मीटर। देखो ये दोनों की दोनों दूरियां समान हो गई, ये भी समान हो गई, और ये समान हो जाएंगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और ये जो नीचे की शेष दूरी बचेगी, क्योंकि टोटल 15 है और 10 कट गई, तो कितनी बची, 5 मीटर। ठीक है, इस तरह से कहा हुआ है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है, तो मतलब 5 मीटर पहुंच गया। कितना पहुंचा प्यारे दोस्तों, 5 मीटर पहुंच गया। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है एक स्थान से आरंभ करते हुए ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। एक स्थान, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्थान बनाता हूँ, और यहाँ से प्रारंभ करते हुए जो ए नाम का शख्स है वो पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, मतलब उत्तर की दिशा में। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ा प्यारे दोस्तों, फिर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा है ए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान प्यारे दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, प्यारे दोस्तों प्रारंभिक आपका स्थान ये हो जाएगा, और यहाँ से कौन सी दिशा है इसकी, यहाँ से इसकी जो दिशा बनेगी प्यारे दोस्तों वो उत्तर दिशा हो जाएगी। प्रारंभिक स्थान से इसकी जो दिशा होगी वो उत्तर हो जाएगी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है यदि एस का अर्थ माइनस क्यू का अर्थ गुणा, एस का अर्थ माइनस और क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ प्लस है, ठीक है, तो इस समीकरण का उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लिख लेंगे। इसको लिखेंगे एक, एक के बाद प्यारे दोस्तों 45, 45 के बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद फिर से 2 और फिर 4। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब समीकरण के अनुसार सारे के सारे सिंबल चेंज कर लेंगे। तो पी का अर्थ है प्लस, आर का अर्थ है प्यारे दोस्तों, एक मिनट, फिर से यहां पर भी यार प्लस लिखा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पी का अर्थ है प्लस, आर का अर्थ है प्लस, तो कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है प्यारे दोस्तों टाइपराइटर ने। ठीक है, यहां पर हम इसको एक बार चेक करते हैं अपनी पीडीएफ में। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। जो पी का अर्थ है वो क्या है, आप कहेंगे पी का अर्थ भी हमें प्लस दे रखा है, आर का भी अर्थ प्लस दे रखा है। प्यारे दोस्तों जो आर का अर्थ है, जो पीडीएफ में आर का अर्थ बताया है वो डिवाइड बताया है। क्या है, डिवाइड। इसको हम आपको पीडीएफ में सुधार करके दे देंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मिस टाइपिंग किए हैं टाइपराइटर ने। ठीक है, तो आर का जो मतलब है वो क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पर आर का मतलब हम रख देंगे दोस्तों क्या, डिवाइड। ठीक है, आर का मतलब डिवाइड हो गया। क्यू का जो अर्थ बताया है, देखो ये गुणा बताया गया है, क्यू का अर्थ गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ माइनस है। ठीक है, अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे हम लोग। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो 1 प्लस में 45 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस में 4, तो ये गुणा में है, ये कट जाएंगे, तो 45 एक हो जाएगा 46, और 46 में 4 चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ये आया है 42 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है प्यारे दोस्तों जो अन्य शब्दों से अलग है। कह रहा है दौड़ना है, सोना है, जॉग और चलना। देखो दौड़ना सोना, देखो गौर से समझना है, दौड़ना सोना जॉग और चलना, इनमें से विषम क्या हो जाएगा। दौड़ना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, शरीर के माध्यम से भागते हैं,
उसके बाद जॉगिंग करना भी पैरों के माध्यम से भागा जाता है, चलना भी पैरों के माध्यम से भागा जाता है। लेकिन सोने के लिए क्या कभी पैरों का इस्तेमाल होता है? आप कहेंगे नहीं सर, खटिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, जो सोना हो जाएगा ये इसका विषम उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सोने का मतलब गोल्ड से नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सोने का मतलब आपका स्लीप से है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताने हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमें विषम उत्तर बताने हैं, विषम अक्षर बताने हैं, कौन से हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले एल को देखेंगे, 12 पर होता है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम देखेंगे एल को, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, एम का 13 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, तो ई कितने पर होता है? आप कहेंगे सर 5 पर होता है। उसके बाद डी 4 पर होता है, सी कितने पर होता है? 3 पर होता है। आई देखेंगे दोस्तों तो कितने पर होता है? आई 9 पर होता है। और उसके बाद एच हमारा कितने पर होता है? 8 पर होता है। और जी 7 पर होता है। एस देखेंगे 19 पर होता है, आर होता है 18 पर, और यहाँ पर क्यू 17 पर होता है। तो देखो विषम उत्तर हमें पता चल गया, विषम उत्तर पता चल गया। क्या विषम उत्तर है? आप कहेंगे एल के एम है। क्यों विषम है? क्योंकि 12 के बाद 11 है, 11 के बाद 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 13 है। हमेशा सब में एक एक घट रहा है, देखो सभी में एक एक घट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में नहीं घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? विषम उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो संबंधित शब्द दे रखे हैं उनका चयन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कहा है, यहाँ पर लिखा है बंदूक अगर गोली से संबंधित है, बंदूक गोली से संबंधित है तो टार्च किससे संबंधित हो जाएगी? तो देखो बंदूक गोली से कैसे संबंधित है? जो प्यारे दोस्तों बंदूक होता है, जिस प्रकार बंदूक में गोली लगाई जाती है, क्या होता है, जो ये जो गोली होती है बंदूक में लगाई जाती है, उसी प्रकार टार्च को जलाने के लिए टार्च में क्या लगाई जाएगी? सर बैटरी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? बैटरी। बैटरी का मतलब यहाँ पर सेल से है। किससे है? सेल से। जो वो सेल आते हैं एवर रेडी, ड्यूरा सेल वगैरह के, ये सेल से संबंधित है। सेल को ही बैटरी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो टॉर्च को अगर जलाना है तो बैटरी लगाना पड़ेगा, और बंदूक को अगर चलाना है तो गोली लगानी पड़ेगी। तो बैटरी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है 125.3 का संबंध अगर 5 से है, तो 14,641.4 का संबंध किससे होगा? 14,641.4 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है प्यारे दोस्तों, इसका जो लॉजिक है बहुत प्यारा लॉजिक है। देखो यहाँ पर जो 125.3 लिखा है, इसको हम लिखेंगे 125, और 0.3 के बाहर का जो मतलब है वो 5 की पावर 3 है। ये 5 की पावर, ये दशमलव बाद की जो संख्या है इसके पावर में आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार देखो जिस प्रकार ये 5 जो 3 था ये 5 की पावर हो गई, उसी प्रकार 14,641 इस तरह से लिखा जाएगा। और ये जो 0.4 है ये किसी ना किसी नंबर की पावर है। तो ये जो पावर है अभी हमने पीछे देखी थी किसकी? 11 की पावर है। 11 की पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 14,641 आएगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है। जिस प्रकार 5 का क्यूब करने पर हमारा क्या आता है? 125 आता है, उसी प्रकार 11 की पावर 4 करने पर 641 आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है दी गई आकृतियों में उस एक का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो बताइए इनमें से कौन सा उत्तर है जो इसमें आपका प्रश्न आकृति को निहित बताता है? तो देखो ये एक इस तरह की आकृति को निहित पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह की आकृति को निहित पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा है तो गलत है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ रही है, यहाँ पर एक आ रहा है, उसके बाद बराबर में इस तरह से और नीचे आ रहा है। लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना पूछ रहा है, देखो ये ऐसा थोड़ी ना पूछ रहा है ऐसा एज इट इज हो, ऐसा नहीं पूछा है। ये चित्र अलग है और ये चित्र अलग है, तो अलग प्रकार का पूछना है। ये तो एज इट इज बराबर के बराबर भागों में काट रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो आपको गौर से समझना है, आपको गौर से समझना है ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लॉजिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा इस तरह से आएगा, उसके बाद ये थोड़ा नीचे और नीचे इस तरह के आ जाएगा। तो ये देखो आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जैसा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा है निम्नांकित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, उसके इन उत्तर आकृतियों में छांट करके बताना है कौन सा इसका सही उत्तर बताएगी। तो गौर से समझना है। इसको प्यारे दोस्तों हम इस तरह से पूर्ण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसको आप समझेंगे तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ से ये क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण हो गया, तो इसको पूर्ण कर दिया। उसके बाद ये लाइन को भी पूरा करना पड़ेगा। कौन सी लाइन को? इस लाइन को।
इस लाइन को पूरा करना पड़ेगा। ये लाइन कहाँ पर जाएगी आपकी, ये यहाँ पर जाएगी, कहाँ पर, अंतर कॉर्नर में, ठीक है, ये कॉर्नर में यहाँ पर जाएगी, क्योंकि देखो ये लाइन इस तरह से आई थी तो ये भी लाइन तो पूरी होकर आगे कॉर्नर तक जाएगी, ठीक है, ऐसे ही तो करना है, ये लाइन भी हमें कॉर्नर तक ले जाना है। उसके बाद गौर से समझना है, उसके बाद आपको गौर से समझना है यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा था, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ऊपर वाले जो उत्तर हैं वो सही है, देखो ऊपर वाला ये वाला गलत है, ये एक ऐसा घुमा है, उसके बाद ये नीचे की ओर घुमा है तो ये गलत है। इन दोनों में से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद अब एक बिंदु को देखेंगे आप लोग, इसके बाद एक बिंदु को देखेंगे। इस बिंदु में आपको क्या देखना है, यहां पर ये देखो ये कॉर्नर में टच हो रही है, ठीक है, ये एक कॉर्नर में टच हो रही है, लेकिन इस कॉर्नर में तो कोई आकृति टच नहीं हो रही, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नांकित उत्तर आकृतियों में किस घन को प्रश्न आकृति के फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक ओपन डाइस दे रखा है, ओपन घन दे रखा है, इसका प्रयोग करके कौन सा घन नहीं बना सकते हैं ये बताना है। तो आपको ऐसे प्रश्न में क्या करना है, मैंने पहले भी करवाई है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखो ये तीसरी सतह है, मतलब जो स्टार दे रखा है, गौर से समझना है प्यारे दोस्तों, जो स्टार दे रखा है वो आपके 4 डॉट वाला जो एक ये एरिया है, इस तरह से इसको हम बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको इस तरह से बना देंगे और इनके चारों डॉट वाले के अपोजिट हो जाएगा। प्रत्येक तीसरी क्या होती है, अपोजिट होती है। उसके बाद देखो यहाँ से ये अपोजिट है, मतलब 2 लाइनों के अपोजिट के नीचे क्या आ जाएगा, 2 लाइनों के अपोजिट में आ जाएगा आपका यहाँ पर सर्कल। उसके बाद एक डॉट है, डॉट के अपोजिट में क्या आएगा, आपका एक डॉट दे रखा है प्यारे दोस्तों, और डॉट के अपोजिट में आपका एक क्या आएगा, एक वर्ग आएगा जो कि चारों तरफ से बीच से कटा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का होगा। मतलब अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यदि आपको एक बात याद रखनी, मैंने हमेशा बताया है जो 2 सतह विपरीत होती हैं वो तो ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही प्यारे दोस्तों एक साथ कभी दिख सकती हैं। जो 2 सतह होती हैं वो तो ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही दिख सकती हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, तो देखो यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट वाली सतह दिख रही हैं, मतलब यही वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता है। और आगे चेक करेंगे तो देखो ये तीनों की तीनों अलग हैं, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है और एक हमारा यहाँ से है। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, देखो ऑप्शन नंबर सी में एक स्टार दे रखा है, उसके बाद एक वृत्त दे रखा है, उसके बाद दोस्तों एक ये प्लस वाला दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति यहाँ पर दे रखी है, उसके बाद प्लस वाला अलग वाला यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद सर्कल यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये तीनों के तीनों अलग दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार के अपोजिट वाला जो नंबर है वो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा है यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर प्लस का अर्थ प्लस है, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है प्लस का अर्थ प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी मिस टाइपिंग है यार, प्लस का अर्थ प्लस तो हो ही नहीं सकता। प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक करें क्या, इस बार इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जो प्लस है, हम आपको यहाँ पर कॉर्नर में लिख देंगे, प्लस का जो अर्थ है वो डिवाइड बताया है प्यारे दोस्तों, क्या बताया है, डिवाइड। उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है ये इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हम सुधरवा देंगे। टाइपराइटर ने बहुत गलती की है, यदि वो क्लास को देख रहा है तो अपनी गलती को सुधार लेना, इस PDF को जल्दी से सुधार के बच्चों को प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। उसके बाद देखेंगे तो जो माइनस है उसका अर्थ आपका गुणा दे रखा है, माइनस का अर्थ गुणा है, और जो गुणा का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों, गुणा का अर्थ माइनस है। और आगे देखेंगे तो डिवाइड है, जो डिवाइड है इस डिवाइड का अर्थ प्लस दे रखा है। तो इस तरह से इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो जो 35 है, 35 में जो प्लस कहा गया है, प्लस के स्थान पर भाग रख देंगे, बटे में 7 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को कहा गया है गुणा, तो गुणा में 5 हो जाएगा। जो डिवाइड है, डिवाइड को कहा गया है प्लस, जो मल्टीप्लाई है उसको कहा गया है माइनस, ठीक है। इस तरह से 1 मिनट, डिवाइड को कहा गया है प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और माइनस में 6, तो इस तरह से बनेगा। अब देखो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा आपका 7 पना 35, मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 5 माइनस में 6, तो 5 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 5 30, 30 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है, 24 बचेगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है दी गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसमें वर्ग बताने हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह की हम ट्रिक बताएंगे, उस तरह की मैं यहाँ पर वर्ग बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके कुछ इस तरह के वर्ग बनेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके वर्ग बनेंगे, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये हमारे कुछ वर्ग बन जाएंगे, इसको एक बार यहाँ से फिर से काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो वर्ग हैं वो बनाए जाएंगे यहाँ पर, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो आपके जो इस प्रश्न में अंदर के जो कट लगे हुए हैं इनको भूल जाना है। ये जो कट लगे हैं इनको भूल जाना है, इनको हम बाद में काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बाद में काउंट करेंगे, इसको भूल जाएंगे। इसमें अब हम दोस्तों करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे नंबर देंगे। इसमें एक नंबर देंगे, क्योंकि वर्ग की एक ट्रिक होती है इस तरह की। यदि इस तरह की आपके सामने वर्ग की आकृति आती है, गौर से समझना है कैसे। ऐसी अगर एक वर्ग की आकृति आती है और उसमें जितने भी कट लगे होंगे, उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको कर देना है 1 नंबर, 2 नंबर और यहाँ पर 1 2, 2 का 2 में गुणा कर देना है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, उसके बाद 1 का 1 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद 1 1 1, तो मतलब टोटल जो वर्ग बनेंगे वो 5 बन जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर नंबर देंगे 1 2 3 2 3 और 4। तो इस आकृति में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समान थे तो हमने 2 बार गुणा कर दिए, लेकिन इसमें तो सर समान नहीं है, इसमें क्या करेंगे। इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, लास्ट का लास्ट से गुणा। क्या करना है, लास्ट का लास्ट से गुणा। तो 3 का गुणा प्यारे दोस्तों 4 से करेंगे, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे। किसका, गौर से समझना है, जो 2 है, जो 2 है इसका गुणा हम 3 से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, जहाँ पर 1 है, 1 का गुणा हम 2 से कर देंगे। अब आएगा तो आएगा 0, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छे से समझना है, तो 4 तिया 12 वर्ग, 3 दूनी की 6 वर्ग, ठीक है, और 2 एकम के 2 वर्ग। ठीक है, इस तरह से 12 6 18 2 20, प्यारे दोस्तों 20 वर्ग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 वर्ग। और 20 वर्ग हमें कहाँ से पता चले हैं, इतने इतने से जो हमने चित्र बनाए थे उससे पता चले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी हमने कट कोई नहीं गिने हैं, ये आपको समझ में आया होगा। 20 वर्ग है, मैंने हटा दिया है। ठीक है, 20 वर्ग हैं। उसके बाद एक और वर्ग पता चलेगा, वो वर्ग कुछ हमारा इस तरह का वर्ग रहेगा। ठीक है, गौर से समझना है दोस्तों, वो वर्ग जो रहेगा वो इस तरह का वर्ग रहेगा, तो इसमें हम +1 कर देंगे। उसके बाद 2 वर्ग और हैं, इसमें 2 वर्ग और हैं, गौर से समझना है, छोटे छोटे, 2 छोटे छोटे वर्ग हैं। एक ये वाला वर्ग है और एक दोस्तों ये वाला वर्ग है। ठीक है, ये 2 छोटे छोटे वर्ग और थे, तो +2 और कर देंगे। 20 3 23 वर्ग हैं और हाईएस्ट नंबर भी हमें 23 दे रखा है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग स्थित हैं, तो इसमें भी वर्ग बताने हैं। और हमने आपको बताया था जब भी इस तरह का वर्ग हो, उसको 20 से इस तरह का प्लस लगा हो, तो नंबर देना है 1 2 और 2, दोनों का 2 बार गुणा, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, मतलब 5। जब भी एक प्लस आए तो उसमें कितने होते हैं, 5। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे छोटे वाली आकृति के, तो छोटे वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उसी प्रकार हम बात करेंगे बड़ी आकृति के, कौन सी, ये वाली बड़ी आकृति के। ठीक है, ये बड़ी बड़ी आकृति की करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये भी तो एक प्लस ही बन रहा है बड़ा सा, तो इसमें भी 5 हो जाएंगे, मतलब 5 और 5। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 5 और 5, तो यहाँ पर 10, इतने हमें पता चल जाएंगे। उसके बाद आप फिर से समझिए, उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ग ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये एक वर्ग मिलेगा, उसके साथ साथ एक नीचे की ओर से वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 10 2 12 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। 12 के अलावा आपको कोई और वर्ग दिखाई दे रहे हो तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे अनुसार इस प्रश्न में टोटल जो वर्ग हैं वो 12 वर्ग स्थित हैं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, निम्नांकित श्रेणी में विलुप्त संख्या। देखो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हमें ये बताना है। इस श्रृंखला को दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले अलग से लिख लेंगे, 2 2 के बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद है 42, 42 के बाद है दोस्तों 402। ठीक है, 402, 402 के बाद है 1212। क्या है, 1212 दे रखा है। देखो अगर इसके लॉजिक की बात करेंगे तो 42 से 402 कैसे आया है, 42 से 402 कैसे आया है ये हमें बताना है। तो अगर हम बता दें 42 से 402 के बारे में, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर मिस कर दिया यार मैंने, 132 तो लिखा ही नहीं है। 42 के बाद 132 है, यहाँ पर मेरी बुद्धि थोड़ी खराब है। ठीक है, शायद मैंने लिखा नहीं है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। ठीक है, तो 42 के बाद प्यारे दोस्तों 132। ठीक है, 42 के बाद 132, 132 के बाद 402 और 402 के बाद हो जाएगा 1212। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से हो जाएगा 412, 402 के बाद 1212। तो देखो अगर इसकी लॉजिक की बात करें, 42 से 132 कैसे हुआ है, 4 तिया 12, इस तरह से अगर हम कर दें मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 6, उसके बाद यहाँ से देखेंगे 132 तिया 396,
396 में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 3। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई अगर 3 करेंगे और प्लस में 6 कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 4 तिया 12, 1206 होगा, और मल्टीप्लाई 6, 3 प्लस 6 कर देंगे तो 1212 में, सॉरी 12 से 6 में अगर 6 जुड़ जाएगा तो 1212 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी लगा देंगे तो मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 6, तो 3 दूनी की 6 और 6 12, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों 12 आ जाएगा। उसके बाद 12 से अगर चेक करेंगे 42 पर, 12 तिया का 36 और 36 6 42, देखो वही लॉजिक चल रहा है। और अगर वही लॉजिक चल रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है निम्नलिखित में उचित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित में क्या बतानी है? उचित संख्या बतानी है। इसकी उचित संख्या क्या होगी? देखो अगर हम इसके लॉजिक की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर इसके हम लॉजिक की बात करेंगे, अगर लॉजिक की बात करेंगे तो इसको हम किस तरह से ला सकते हैं, इसको समझना है आपको। देखो ऊपर के पहले नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इस तरह से इस लॉजिक के साथ ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 और 4 को जोड़ दूं, 5 और 4 को जोड़ दूं तो 9 आ जाएगा। देखो नीचे के एक बार 20 एक बार 9, ऊपर की संख्याओं का प्रयोग करके ला सकते हैं। ऊपर की संख्या का प्रयोग करेंगे, एक बार 3 गुणा 8 करेंगे तो दोस्तों 24 आ जाएगा। और उसके बाद एक बार 3 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 11 आ जाएगा, जो कि देखो लॉजिक के अनुसार दे रखा है। अब देखो 9 चौके एक बार 36 करना है, एक बार 9 चौके क्या करना है? 36 करना है, तो 36 आ जाएगा। उसके बाद एक बार में 9 प्लस 4 करना है तो कितना हो जाएगा सर? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो 9 चौके 36, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपका 36 आएगा। ठीक है, 36 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का, यदि चित्र को दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका सही प्रतिबिंब क्या होगा? इसका सही प्रतिबिंब बताना है। यदि चित्र को दर्पण के सामने रखा जाए तो कहां पर रखा है? अभी ये तो बताया नहीं। ऐसी स्थिति हम दाईं ओर दर्पण रखते हैं। जब भी हमें दर्पण ना बताया जाए कि कहां पर रखा है तो उस स्थिति में प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं? दाईं ओर दर्पण रख देते हैं। दाईं ओर दर्पण रखेंगे तो इसका अब प्रतिबिंब बताना है। देखो दर्पण में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो वस्तु दर्पण के नजदीक होती है वो दर्पण के नजदीक ही दिखाई देती है। तो जैसे कि ये 2 है, दर्पण के नजदीक है तो ये दर्पण के नजदीक ही बनेगा, और लेकिन उल्टा बनेगा। गौर से समझना है, ये जो 2 है ये उल्टा बनेगा और दर्पण के नजदीक बनेगा। तो देखो जब ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो ये गलत हो, मतलब सी नंबर ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए यहां पर जो दर्पण के नजदीक ये क्रॉस वाली जाली काले में दे रखी है। क्रॉस जाली कैसे? इस तरह की, इस तरह की, ये दोनों तरफ से क्रॉस लगे हैं इसमें प्यारे दोस्तों, इसमें दोनों तरफ से क्रॉस लगे हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे क्रॉस कहां पर है आपके? आप देखेंगे यहां पर नहीं है, ये वाले क्रॉस नहीं है दर्पण के नजदीक, तो गलत है। अब देखिए इसके बाद देखेंगे ऊपर की ओर क्रॉस, ऊपर की ओर वाली एरिया के ऊपर की ओर अगर एरिया देखेंगे तो देखो इस तरह का है, इस तरह की हमारी कटिंग है ऊपर वाले में। गौर से समझना है मैं कहां पर बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं इस तरह की कटिंग है, गौर से समझो। लेकिन दर्पण के उल्टी तरफ जाएगा तो ये कटिंग उल्टी तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी तो ऐसी ऐसी कटिंग सेम दिखाई दे रही है, तो ये वाला गलत हो गया। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी? तो हमें बताना है दोस्तों जो एक डॉट है उसके विपरीत क्या होगा, ये बताना है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे जब भी पासे दे रखे हैं, सबसे पहले तो आप 2 सतह मिलाएंगे। क्या करेंगे? 2 सतह का मिलान करेंगे। अगर 2 सतह समान हैं, अगर 2 सतह समान हैं तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक आपकी विपरीत हो जाएगी। देखो जैसे जैसे देखो यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, ठीक है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 5 है, मतलब ये 2 सतह कैसी हो गई? दोनों पासों की समान हो गई। तो तीसरी संख्या जो एक डॉट दे रखा है वो अपने ऑटोमेटिक अपने आप 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो वही तो पूछा है, 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 6 होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा? 6 होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के टॉप क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के पहले पेपर में पूछे गए थे 27/1/2019 को, वही सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। हालांकि लंबी क्लास है। देखो रीजनिंग के आपसे 57 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 57 हो सकता है 58 भी। तो इस तरह की जब क्लासेस चलेंगी तो क्लासेस ये 1 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना संयम बनाए रखें। अगर आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।